हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल वायसराय या फिर उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि किस तरीके से हमें देखना है इनको। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो था विलियम हेजेज। तो के का बंगाल हैज फर्स्ट गवर्नर, उसका नाम ही था हेजेज, ठीक है। और प्लासी युद्ध 1757 के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? रोजर ड्रेक। अब याद करो कि जब ये सिराजुद्दौला ने कासिमपुर की फैक्ट्री पे ताला डाला था तो रोजर ड्रैग भाग गया था वहां से, ठीक है। तो इसके बाद 1757 में हमें पता है क्या हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हुई है। अब प्लासी की लड़ाई के बाद से कुछ गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो इस तरीके से है। याद करने का तरीका है कि सी भी सी, ठीक है। तो 1757 से 60, अब सी से क्लाइव और ये वी से वैन स्टार्ट। इस वाले सी से फिर से क्लाइव का दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है और यहाँ से वेरी लेस्ट और अंत में कार्टियर। तो क्लाइव का कार्यकाल कैसे होगा? 1757 से 60, 60 से 65, 65 से 67, 67 से 69, 69 से 72 और 72 में फाइनली कौन आ जाता है आपका? वेरेन हेस्टिंग्स, राइट। तो याद रखने का तरीका सी। अब याद कैसे करेंगे? ये तो देखो, क्लाइव के तो दो कार्यकाल थे, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि क्लाइव के दोनों कार्यकालों के मध्य कौन था? तो आंसर होगा बेन स्टार्ट। अब ये जो दो वीवी वाले हैं, इनको याद करने का तरीका ये देखो, इसमें पहले नाम आ रहा स्टार्ट। स्टार्ट मतलब शुरुआत में, यानी कि ये वी वाला पहले आ जाएगा और इसमें नाम है वेरी लास्ट, यानी कि ये लास्ट में आएगा, ठीक है। तो वेन स्टार्ट एंड वेरी लास्ट और अंत में कार्टियर। बंगाल का जो अकाल हुआ था कार्टियर के समय में 1700, देखेंगे आगे। तो लॉर्ड क्लाइव कार्यकाल है 1757 से 60। क्लाइव भारत के ब्रिटिश शासक का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि फाइनली इसी ने बैटल ऑफ प्लासी जीती थी 1757 में। और ये दो बार बंगाल का गवर्नर भी रहा, एक तो 1757 से 60 तक और एक 65 से 67 तक, जब ये बक्सर की संधि के बाद। इलाहाबाद की संधि भी इसने करी थी, सॉरी नॉट बक्सर की संधि, है इलाहाबाद की संधि है। इलाहाबाद की संधि 1765 में करी है, जब इसने ये बक्सर का युद्ध जीत लिया था उसके बाद। बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक रहा है, ठीक है। श्वेत विद्रोह हुआ था इसके टाइम पे 1764 के टाइम पे। बात ये था, इसने ये कह दिया था कि जो भी सैनिक हैं यानी कि भारतीय, जो अपने जिस टाउन से वो बिलोंग करते हैं उस टाउन के अलावा अगर वो कहीं पर रहते हैं तो ही उनके वेतन में या उनके भत्तों में वृद्धि की जाएगी, अन्यथा जो लोग अपने ही टाउन में जिनकी पोस्टिंग है उनकी भत्तों में वृद्धि नहीं की जाएगी। तो इसी वजह से श्वेत विद्रोह यानी कि जो कहते हैं व्हाइट रिवोल्ट 1764 में इसके टाइम पे हुआ एक। उसका फिर इसने दमन भी किया। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार व रिश्वत पर रोक लगाने के लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करी गई। उस समय कंपनियों के जो कर्मचारी थे बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे। क्लाइव के विरुद्ध महाभियोग भी लाया गया था। और क्लाइव के जीवन का दुखद अंत कैसे हुआ? इसने फाइनली आत्महत्या करके इसकी मृत्यु हुई थी। कंपनी का सैनिक और असैनिक सुधार यानी कि सैनिक का मतलब है जो मिलिट्री और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार है कंपनी का, वो उसी ने किया था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में एक सुधार आप माने तो यही देख सकते हैं, सोसाइटी फॉर ट्रेड, क्योंकि ही वाज ट्राइंग टू बैन द करप्शन इन द कंपनी। फरवरी 1760 से जुलाई 1760 तक हॉलवेल कार्यकारी गवर्नर भी रहा था, ठीक है ना। हॉलवेल हमें याद होना चाहिए, ये इसी ने जो ब्लैक होल की ट्रेजेडी वाली घटना है, ये हॉलवेल ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया था। इसके बाद आता है कौन? बेनस्टार्ट 1760 से 65। क्लाइव के दोनों कार्यकालों के बीच में बेनस्टार्ट का बंगाल का गवर्नर रहा। और बेनस्टार्ट ने 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। देखो हुआ ये था कि 1757 को हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। तो 1757 का जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया तो उसके बाद जो गवर्नर बना, सॉरी बंगाल का जो बना था मतलब शासक, वो कौन बना था? मीर जाफर। तो मीर जाफर रहता है 1757 से लेकर 1760 तक, लेकिन मीर जाफर चूंकि ब्रिटिशर्स की मांगे पूरी नहीं कर पाता है, अतः मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बताया जाता है अगला शासक। ये भी रहेगा 1760 से लेकर 63 तक, ये इसको हटा दिया जाएगा, फिर से कौन आ जाएगा? मीर जाफर। तो ये क्रम रहा था। वेरी लेस्ट 1767 से 69 तक ये कार्यकाल ये है और अंत में आएगा कौन? कार्टियर। तो 1770, अब इसका कार्टियर का कार्यकाल कितना है? 1769 से 72 तक। तो बंगाल का में जो भयंकर अकाल पड़ा था एक 1770 का, वो किसके समय में आया है? कार्टियर के समय। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आता है बेरेन हास्टिंग्स। तो देखो बेरेन हास्टिंग्स 1772 से 85 तक आया है, ठीक है। एक चीज, 1772 से लेकर 74 तक तो क्या रहेगा? ये बंगाल का गवर्नर रहेगा, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल, राइट। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 से लेकर 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहेगा बंगाल का। तो ये कह सकते हैं आप कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल, ठीक है ना। ये गवर्नर जनरल एक टर्म और ऐड हुआ, ये कौन था? वेरेन हेस्टिंग्स था।
बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये था, बता दिया है। अब ये काफ़ी भाई विद्वान भी था, अरेबिक लैंग्वेजेस को जानता है, फारसी को जानता है, बंगाली भाषा का अच्छा जानकार था। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस समय भी संस्कृत नहीं जान रहा है, बट धीरे-धीरे संस्कृत जान जाएगा। और साथ में ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जब यहाँ पर एक जो कंट्रोवर्सी चल रही थी हमारी शिक्षा को लेकर ओरिएंटलिस्ट और वर्नाकुलर के बीच में, वर्नाकुलर वाले कह रहे थे कि देसी भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए और ओरिएंटलिस्ट कह रहे थे कि ये जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में देनी चाहिए। तो वेरेन हास्टिंग्स ने वर्नाकुलर वालों का फेवर किया था और यही कारण है कि 1781 में हमें देखते हैं एक मदरसा की स्थापना होती है, है ना, जिसमें कि मुस्लिम लोग पढ़ाए जाते थे। और साथ में तो 1784 में इसके टाइम पे विलियम जोन्स ने एस्टेब्लिश करी थी एसएसए सोसाइटी, वो इसी की हेल्प के द्वारा करी गई थी। तो 1772 में प्रत्येक जिले में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना तथा न्यायालयों में मुंसिफ नियुक्त किए गए। देखो जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उस समय उन सब में दीवानी और ये फौजदारी न्यायालय की स्थापना कौन कर रहा है? वेरेन हास्टिंग। ठीक है। तो अब तो दीवानी रिलेटेड होता है आपका रेवेन्यू से रिलेटेड जो केसेस होते थे, फौजदारी जनरल जो क्रिमिनल केसेस होते थे उनसे रिलेटेड अदालत होती थी। तो हर एक जिले में इसने एस्टेब्लिश किया था 72 में। और न्यायालयों में मुंसिफ की भी नियुक्ति कौन कर रहा है? यही तो कह सकते हैं कि जो चेंजेस ला रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन ला रहा है यहाँ पर? वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में इजारेदारी प्रथा भी प्रारंभ करी। इजारेदारी प्रथा का मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सिस्टम। एक किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुम हमें मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए दे दो रेवेन्यू के तौर पर, फिर आप उसी जमीन के मालिक हैं। तो अब देखो जब ये दो मेजर्स अगर आप देखेंगे वेरेन हेस्टिंग्स के, तो हमें यहाँ से क्लियरली ये दिखता है कि प्रशासन में सुधार की जो शुरुआत है वो वेरेन हेस्टिंग्स के द्वारा करी गई। जिस तरीके से उसने प्रत्येक जिले में दीवानी फौजदारी न्यायालय स्टैब्लिश किया और उजारेदारी प्रथा 72 में स्टार्ट करी। लेकिन फाइनली कहने का मतलब फाउंडेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स ही रखी किसने? वेरेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन इस पे जाके बिल्डिंग खड़ी करता है कौन? कॉर्नवालिस। वो भी अभी हम आगे देखेंगे। तो ये आपको मेंस एग्जाम्स में अगर कोई आप दे रहे हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव की, इस सिर्फ हिंदी में ही बोलता हूँ मैं आपको, कि जो प्रशासनिक सुधार की नींव है वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यद्यपि रखी गई, परंतु उस पे जो बिल्डिंग है वो खड़ी किस करी है किसने? इसने, कॉर्नवालिस ने। ठीक है। तो 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का भी अंत किया। तो 1765 से लेकर 1772 तक चला था द्वैत शासन। 65 में शुरुआत करी थी वेलेजी ने, अंत किया है वेरेन हेस्टिंग्स ने। 1772 से 74 तक बंगाल का गवर्नर रहा तथा 1774 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा। ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। और कलकत्ता में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के अनुसार कलकत्ता में एक क्या, एक हाई कोर्ट की भी स्थापना, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी करी गई थी कलकत्ता में। प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध, तो एंग्ल मराठा युद्ध कब से स्टार्ट हुए हैं? 1775 से, तो इसी के टाइम पे हुआ होगा। और द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध 1780, क्योंकि पहला कब हुआ? 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, फिर 1792 से, और अंत में हुआ 1799। ठीक है। तो ये 4 एंगल मैसूर युद्ध हुए हैं। इसके बाद देखेंगे नंद कुमार अभियोग व फांसी। नंद कुमार से रिलेटेड अभियोग क्या है कि भाई देखो नंद कुमार ने क्या किया था, ये वेरेन हेस्टिंग्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा दिए थे। लेकिन वेरेन हेस्टिंग्स ने कुछ जुगाड़ करके अपना उल्टा ही नंद कुमार के ऊपर मुकदमा लगा दिया और बाद में उसको फांसी हो गई। तो ये प्रकरण कब हुआ है? 1775 में। याद रखिएगा कि नंद नंद कुमार अभियोग या जो फांसी हुई है उसको 1775 में हुई है। सत, साथ में ये भी देखेंगे 1775 में इसने 11 पंडित्स को एक काम दिया कि आप जो भारत में जो भी लॉ है उनको कोडिफाई करो, यानी कि संहिताबद्ध करिए। और इसको ट्रांसलेट किया गया था, वो किया गया था बी हालहेड के द्वारा। साथ में ये जो बैरन हास्टिंग्स है इसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुकदमा कर दिया था किसने? एडमंड बुर्के ने, जो कि लगभग 7 वर्षों तक मुकदमा रहा। ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख लिया कि 1775 में नंद कुमार अभियोग हुआ है। दूसरा हम ये देखेंगे कि बनारस के राजा चैत सिंह को भी इसने गद्दी से हटा दिया और अपना वहां पे कह सकते क्लोन जो होता है अपना कार्टून बैठा दिया। अवध की बेगमों से जबरन धन वसूली की गई है। अब इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले ये देख लो, अब 1773 में बनारस की संधि हुई। अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के जिले 50 लाख रुपए में बेचे गए। इसका मैं आपको समीकरण समझाता हूँ। 1765 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा ये 12 अगस्त 1765, इसमें क्या हुआ था कि जो शाह आलम था, शाह आलम अवध का नवाब था, इससे क्या किया था इन्होंने? इलाहाबाद ले लिया था। किसने? ब्रिटिशर्स को चला गया था इलाहाबाद। अब 1773 की संधि के द्वारा यही इलाहाबाद यानी कि कड़ा का पार्ट, ये 50 लाख रुपए में किसको बेच रहे हैं? किसको?
उत्तर प्रदेश उस समय के जो नवाब हैं उनको बेच रहे हैं। तो बनारस की संधि के द्वारा अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के जिले 50 लाख रुपए में बेचे गए। ये जो जिले हैं ना, ये पहले हड़प लिए गए थे 1765 इलाहाबाद की संधि के द्वारा। अब बाद में हम ये इसी चक्र में आगे क्या देखेंगे, 1798 में सादत अली खान उस समय अवध का शासक था, इसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। एक तरीके से कह सकते हैं सब्सिडरी जो अलायंस है उसकी शुरुआत अवध में हो रही है 1798 में। फाइनली ये अवध को मर्ज किया जाएगा 1856 में आउटरम की रिपोर्ट पर। चलिए ये चीजें समझी। अब ये अवध की बेगमों से जबरन धन वसूली का कॉन्सेप्ट ये है कि 1775 में एक फैजाबाद की संधि हुई। याद रखना, बनारस की संधि 1773 में होती है और फैजाबाद की संधि कब हुई है, ये हुई है आपकी 1775 में। तो फैजाबाद की संधि के द्वारा बनारस का क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है। फैजाबाद यानी कि अयोध्या है आज का, है ना। और जो वारेन हेस्टिंग था, इसने अवध के बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली कि हम आप अगर हमें बनारस दे दो तो अवध की संपत्ति जो भी बेगम है इनकी जो संपत्ति रहेगी उसकी हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। लेकिन गारंटी के नाम पर उसने अवध की बेगमों से जबरन धन वसूली करी है। तो ब्रिटिशर्स एक तरीके से धूर्त थे, कनिंग थे, हर तरीके से उन्होंने भारतीय राजाओं को या फिर जो भी शासक थे उनको अपने कब्जे में लेकर उनसे धन वसूला। जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता था, दे ट्राइड ईच एंड एवरी मेथड। 1772 में बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी। अब ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता कि किस ईयर बनी ये राजधानी कलकत्ता। तो याद रखना, देखो 72 में बनी। अब 72 में बनी, या फिर अगर आप भूल भी जाओ तो ऐसे भी याद रखो कि जिस साल बैरन हेस्टिंग आया था 1772 में इसका कार्यकाल शुरू हुआ, उसी समय ये कलकत्ता इसकी राजधानी बनी। क्योंकि जब कलकत्ता राजधानी बनी होगी कलकत्ता में, तभी तो उसने राजधानी में क्या एक उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी होगी, सुप्रीम कोर्ट की। वो तो हालांकि 1774 में हुई, लेकिन राजधानी तो उस समय कलकत्ता बन गई होगी, यानी कि 1774 से पहले। तो कब बनी हुई, 1772 में। आगे हम दूसरा देखेंगे। अच्छा, कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत भी बनाई गई। तो अब इतना याद रखो, देखो 1772 में जब बंगाल की राजधानी बनाई गई तो उसमें क्या है, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत बनाई गई। जबकि हर एक जिलों में इसने स्टार्ट क्या किया था, दीवानी और फौजदारी न्यायालय। और कलकत्ता में ही किसने क्या सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना इसने कहाँ पे करवाई थी, कलकत्ता। आगे देखते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय लागू हुआ था, बिल्कुल बात सही है। 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई है। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता वापस लाया गया, क्योंकि राजधानी कहाँ पे बना रहा है ये कलकत्ता, तो वापस कहाँ पे आएगी, जो टकसाल होगी, जो ट्रेजरी होगी, वापस कलकत्ता आई। अच्छा, मुर्शिदाबाद में ट्रांसफर किसने कर लिया था, मुर्शिद कुली खान ने, है ना। क्योंकि ये अंग्रेजों की उस समय इंटरवेंशन से काफी परेशान थे मुर्शिद कुली खान। तो कलकत्ता में सरकारी टकसाल की भी स्थापना करता है, ठीक है। वो दस्तक प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि दस्तक का मतलब क्या होता था, ब्रिटिशर्स को उस समय फ्री पासेस दिए जाते थे जिससे कि वो बिना कुछ टैक्स पे किए अपना ट्रेड कर रहे थे। तो इसका दुरुपयोग हो रहा था, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी के खाते में जा नहीं रहा था, तो उसने दस्तक पर बैन कर दिया। तो दस्तक पर बैन, बैरन हास्टिंग, है ना, बैन बैरन हास्टिंग। आगे हम देखेंगे पंचवर्षीय भूमि बंदोबस्त किया। ये जो है ना, ये 1772 का जारी प्रथम, ये 5 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, यही है ना। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से पूर्ववर्ती किया गया प्रयास है, जिसमें लैंड रेवेन्यू को कह सकते हैं कंसोलिडेट करने का। आगे देखेंगे राजस्व एकत्रण और प्रशासन व्यवस्था के लिए कलेक्टरों को नियुक्त किया। तो सबसे पहले कलेक्टर्स को नियुक्त करने वाला कौन है, बैरन हास्टिंग। क्योंकि बैरन हास्टिंग्स ही सबसे ज्यादा कह सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो पंचवर्षीय जब इसने भूमि बंदोबस्त किया तो कलेक्टर्स यानी कि कौन होंगे, रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाले, तो इसी की नियुक्ति ये करेगा। अब जो आएगा बाद में कौन कौन कॉर्नवालिस आएगा, तो कॉर्नवालिस का मेन काम क्या रहेगा, ये कलेक्टर्स की जो पद रहेगा, कलेक्टर्स को मुक्त कर देगा कि आपका काम सिर्फ क्या है, कलेक्ट करना है, और एक न्यू पोस्ट बना देगा सिविल जज का, उनका काम होगा न्यायालय के काम देखना। तो पदों को अलग करेगा कॉर्नवालिस, लेकिन कलेक्टर्स को नियुक्ति करने वाला कौन है, बैरन हास्टिंग्स है। कौशजुराह के राजा के मुकदमों के मामले में उच्च न्यायालय व हेस्टिंग्स में टकराव भी हो गया था। पूछा जा सकता है कि किस राजा के मुकदमे में ये टकराव हुआ था, तो कौशजुराह, क्योंकि हमें याद है ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था और जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव की जो काउंसिल हुआ करती थी, उन आपस में दोनों उनकी क्योंकि कार्यक्षेत्र एकदम स्पष्ट नहीं किए गए थे, इसी वजह से उनमें आपस में टकराव भी था। इसे भारत का पिट, अब ये पिट जो था वो विलियम पिट नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, कहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक है, विलियम पिट प्रधानमंत्री था। तो भारत का पिट किसे कहा गया, बैरन हास्टिंग्स को, विलियम पिट, बैरन हास्टिंग। और पूर्व का चैथम भी कहा जाता था इसे।
लगान बोर्ड का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू बोर्ड। तो शुरुआती जो भी संशोधन कर रहा है रेवेन्यू वगैरह में, वो कौन कर रहा है? वेरन हास्टिंग्स। तो रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी कौन करेगा? वेरन हास्टिंग्स। सीमा शुल्क वसूल करने के लिए कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, हुगली और पटना में 5 चौकियों की स्थापना करी है। तो 5 चौकियों की स्थापना करने वाला कौन है? वेरन हास्टिंग्स। क्योंकि सब सुधार मुक्त स्ट्रक्चरल चेंजेस कौन ला रहा है? यही। अब कहाँ कहाँ पे वो है, तो देखते हैं। एक तो कलकत्ता है, मुर्शिदाबाद है, ढाका है, हुगली है, और कहाँ पे? पटना भी, याद रखिएगा आप। 1780 में नमक व अफीम के व्यापार को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में कर दिया गया। किस ईयर किया गया है? अब तक क्या क्या चीजें, ये जो अफीम है, अफीम का जो ट्रेड है, ओपीएम है, ये हमें याद है 18 ओपीएम वॉर भी हुआ था, कहाँ पे? चाइना में हुआ था, है ना। मुंबई से ये सप्लाई होता था ओनियम ओपीएम। तो पूरी तरीके से कंट्रोल किसका हो गया था? नमक पर और ओपीएम पर। किसका? गवर्नमेंट का। किस ईयर में? 80 में। तो 80 में अस्तित्व हो गया इनका, किस पे? नमक और अफीम का। हिंदुओं व मुस्लिमों के लिए पृथक हिंदू कोड व मुस्लिम कोड बनाए गए। ठीक है। अब मुस्लिम कोड का मतलब है कानून के बारे में बात हो रही है। सन्यासी विद्रोह का दमन किया जाता है। 1773 75 से स्टार्ट होता है सन्यासी विद्रोह। इंग्लैंड लौटने पर 1785 में जो एडमंड बर्ग था, उसने इसके ऊपर मुकदमा कर दिया। ये महाभियोग लगभग 7 वर्षों तक चला, लेकिन अंत में इसको रिहा कर दिया जाता, दोष मुक्त कर दिया जाता। तो मोहम्मद रजा खान तथा सिताब राय पर मुकदमा चलाकर उन्हें पद से हटा दिया। क्योंकि हमें याद होगा कि 1765 में जब ये द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था, तो द्वैत शासन में क्या हुआ था कि राजा सिताब रॉय उड़ीसा के लिए और मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, ये दोनों एक तरीके से उप दीवान नियुक्त किए गए थे, है ना। अब इसने क्या किया, उप दीवान को इसको हटाना था, तो इसने मुकदमा चलाकर इन दोनों को हटाया, और इनकी जगह पर कौन एक नया पद लेकर आया, ये जिनको अभी हम पढ़ के आए हैं, कलेक्टर्स रेवेन्यू। क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना कर रहा है। 1772 में जारेदारी प्रथा यानी कि बंदोबस्त प्रणाली स्टार्ट कर रहा है, तो फिर ये अपने बंदे बैठाएगा, कलेक्टर्स को अपॉइंट करेगा, और इन दोनों पर मुकदमा चला के इनको हटा दिया जाएगा। रिंग फेंस की पॉलिसी भी इसने स्टार्ट करी थी, ये हमें पता है सबको। रिंग फेंस क्या है? राजवल्लभ को भू राजस्व रिकॉर्ड रखने के लिए नियुक्त किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि किसको इसने अपॉइंट किया था, तो द आंसर विल बी राजवल्लभ। कंपनी के व्यापारिक माल को खरीद के लिए व्यापारिक मंडल की स्थापना भी किसने करी है? वेरन हास्टिंग ने। तो व्यापारिक और वेरन, ये दोनों याद रखेंगे ऐसे। जन प्रशासन की नींव वेरन हास्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने की। और जब ऐसा क्वेश्चन आया तो हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं? एक तो इसके द्वारा जुडिशियरी में जो भी चेंजेस हैं हम वो डिस्कस करेंगे। दूसरा हम चेंजेस करेंगे रेवेन्यू में इसने क्या चेंजेस किए हैं। इसके अलावा रेवेन्यू में जैसे रेवेन्यू बोर्ड इसने बना दिया, एक तो यही चेंजेस इसका हो गया। दूसरा इजारेदारी प्रथा इसने स्टार्ट कर रहा है 1772 में। 5 ईयर्स के लिए सेटलमेंट इसने करा है। इसके अलावा कलेक्टर्स के पद को इसने स्टार्ट किया है। जुडिशरी में क्या चेंजेस लाएगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पर इसने क्या किया? फौजदारी और निजामी अदालत स्टार्ट करी है। इसके अलावा 1773 में सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया गया है। और साथ में कलकत्ता में ही सदर दीवानी और सदर निजामत की अदालतें कलकत्ता में बनाई गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड बैरन हास्टिंग्स के द्वारा, राइट। तो ये चेंजेस आप कह सकते हैं किसने किए हैं? बैरन हास्टिंग्स ने। 1784 के पिट्स एक्ट के विरोध में इसने अब 1784 का जो पिट्स एक्ट आया था, ये पिट्स ने स्टार्ट किया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो कार्य क्षेत्र था सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नर जनरल की काउंसिल का यानी कि परिषद का, इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे वो, इस वजह से इसने विरोध करते हुए अपना त्यागपत्र दे दिया। स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है यही कि 1784 के पिट्स एक्ट के विरोध में बैरन हास्टिंग्स ने त्यागपत्र दिया था। आंसर विल बी यस। अब आते हैं बैरन हास्टिंग्स के बाद 1785-86 में एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहा था, उसका नाम रहेगा सर जॉन मैकफरसन। तो पूछेगा कि इनमें से कौन सा कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहा, तो आंसर विल बी जॉन मैकफरसन। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे 1786 से 1793। कॉर्नवालिस ने भारत इसी देखो 17 सबसे बड़ी बात है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इससे पहले यॉर्क टाउन का एक युद्ध हुआ था। यॉर्क टाउन का जो युद्ध है ये अमेरिकन सिविल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें कॉर्नवालिस ने अपने आत्मसमर्पण कर दिया था, किसके? वॉशिंगटन के सामने, अमेरिका का जो कमांडर था। तो अब इसको प्रतिशोध की आग थी, इसको ये लग रहा था कि पूरे एरिना में ये बात हो गई कि हम एक अयोग्य शासक हैं, यानी कि अयोग्य कमांडर हैं। तो इसी चीज से ये भरा बैठा था। इसी टाइम पे जब ये इसने 1784 के पिट्स एक्ट के विरोध में बैरन हेस्टिंग्स ने क्या किया, त्यागपत्र अपना दे दिया। तो पर ब्रिटिशर्स ने सोचा किसे हम इंडिया भेजें, तो उन्होंने कहा लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट पर्सन। बट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब इंडियन एजुकेशन को समझा तो उसने क्या सोचा कि देखो सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर काउंसिल के बीच में क्या है, झगड़ा चल रहा है। तो उसने पहली बात अंग्रेजों से ये बोल दिया कि भाई देखो अगर आपको मुझे भेजना मैं जाऊंगा तो, लेकिन पूरी पावर मेरे पास आनी चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ के पास जो शक्तियां थी कि काउंसिल अगर कोई भी नियम बनाएगी तो
कोई भी नियम अगर उसने पारित कर दिया है, काउंसिल ने कोई भी नियम बनाती है, तो उसका बाद में अनुमोदन सुप्रीम कोर्ट से होना था, इस बात पे बात था। तो अब ये वाला जो प्रोविजन था वो हटा दिया गया और इसने कहा कि ठीक है भाई देखो, अब आपको इस प्रकार की जरूरत नहीं है कि आप अगर कोई भी नियम बनाएंगे तो उसका अनुमोदन सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए। साथ साथ में जो काउंसिल थी यानी कि जो गवर्नर जनरल था, उसको ये भी अधिकार दिया कि आप ही मिलिट्री कमांडर होंगे। और इसी मंशा के साथ अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑल पावरफुल बनकर आता है इंडिया के अंदर 1786 में। कॉर्नवालिस ने भारत इस उस शर्त पर आना स्वीकार किया कि वे गवर्नर जनरल के साथ भारत के प्रधान सेनापति भी रहेंगे यानी कि कमांडर, राइट। न्यायिक संगठन की स्थापना इसने करी है, ठीक। इसके बाद जिला, अब देखो बात यह है कि जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त करके अब क्या हुआ था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इसे ऐसे समझते हैं कि जो ये था आपका वेरन हास्टिंग था, बेरेन हास्टिंग्स की जुडिशियल जो चेंजेस की बात करेंगे वो ये था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसने क्या किया था, फौजदारी और निजामत, ये दो अदालतें इसने बनाई थी। इसके अलावा कोलकाता में इसने क्या किया था, सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत बनाई थी। और कोलकाता में ही क्या एक सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये जो है ये आएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जो फौजदारी अदालतें हैं इनको रिप्लेस कर देगा और इनकी जगह पर वो क्या बनाएगा, 4 सर्किट कोर्ट्स। जो 4 सर्किट कोर्ट्स हैं ये कहाँ कहाँ पे बनेंगे जरा ये देख लेते हैं। एक बनेगा मुर्शिदाबाद, ढाका, कोलकाता और आप कह सकते हैं एक बनेगा पटना, राइट। सर्किट कोर्ट्स थे। तो इन सर्किट कोर्ट्स के अंदर अंतर्गत ही ये जो आप देखेंगे इनके अंडर आते थी ये सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें। ये स्ट्रक्चरल चेंज अब जुडिशियरी में किया है किसने, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। तो उसका ये चेंज हो गया। दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये हमें पता चलता है कि इसके बाद इसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया। हालांकि 1772 में स्थायी बंदोबस्त 5 साल के लिए प्रयास किया था आपका किसने, वेरेन हास्टिंग में, बट वो कामयाब नहीं हो पाया। तो फाइनली स्थायी बंदोबस्त 1793 में स्टार्ट किया जाएगा। 1793 में ही हम इसको बोलते हैं कॉर्नवालिस कोड, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नवालिस संहिता 1793 में स्टार्ट हुई है। कॉर्नवालिस जो कोड है इसमें ये हुआ, इसमें एक तो पोस्ट को अलग किया, सेपरेशन ऑफ पोस्ट, अब 2 पोस्ट को अलग कर दिया गया। पहले कलेक्टर की जो पोस्ट थी उसको अलग किया गया और एक नई पद बना दिया गया सिविल जज, और साथ में पुलिस सुप्रिटेंडेंट एसपी। तो अगर आप देखोगे कलेक्टर एसपी ये सब कौन है, सिविल सर्वेंट्स हैं। इसी वजह से आप ये कहोगे कि कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हालांकि एक चीज हमें ये भी याद रखनी होगी कि जब ये स्टार्टिंग में आया था, इसने जो कलेक्टर थे ना स्टार्टिंग में, कलेक्टर ज्यादा पूरी पावर इसने कलेक्टर को ही दे दिया था 87 के अंदर, 1980 1887 में। लेकिन जब इसने ये देखा कि कलेक्टर ओवरबर्डन हो गया है, तब 1793 में कोर्ट द्वारा लाकर इसने अपना कॉर्नवालिस कोर्ट लेके आया। उसमें कलेक्टर की पावर को अलग कर दिया और सिविल जज की पावर को अलग कर दिया। कलेक्टर का मुख्य काम आप सिर्फ कलेक्ट करना होगा रेवेन्यू, और सिविल जज अपने न्यायालय के काम देखेगा। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मेजर लेकर आ रहा है कौन, आपका कॉर्नवालिस। साथ में शक्ति के पृथक्करण भी इसी को कहा जाता है कि भाई कलेक्टर की शक्तियां अलग कर दी गई, जज की, सिविल जज की शक्तियां अलग कर दी गई, तो क्या सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो गई है। कर्नावालिस ने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कि कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया की भी शुरुआत कर रहा है। तो देखो सी से कोऑर्डिनेटेड ऐसा लिखा जाएगा, तो सी से कोऑर्डिनेटेड और सी से कॉर्नवालिस स्टार्ट कर, कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज स्टार्ट करने वाला कौन, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस प्रत्येक भारतीय को भ्रष्टाचारी मानता था और ये मानता था कि इंडियंस एक तो क्या है, एक तो भ्रष्टाचार है, योग्य नहीं है। इस वजह से ये कहता था कि जो अपर पोस्ट होती है सिविल सर्विसेज में वो इंडियंस को नहीं देनी चाहिए, उन पर इंडियंस की रिक्रूट नहीं होनी चाहिए। 1789 में भारत में से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लग गया, ठीक है। भारत से यानी कि अब इंडिया से दास नहीं ले जाया जाएगा। जबकि 1843 से ये कंप्लीट बैन हुआ एलन ब्रू के टाइम पे इंडिया में स्लेवरी सिस्टम एक्ट 5 के द्वारा। और किसके टाइम पे, एलन ब्रू, एलन ब्रू के समय में। आगे देखते हैं तृतीय मंगल ऐसे युद्ध हुआ है 1790 से 92, क्योंकि पहला हुआ 1767 से 69,
दूसरा 80 से 84, तीसरा हुआ है 90 से 92, चौथा होगा 1799 और यहीं पे टीपू सुल्तान की डेथ होगी। हाँ, पुलिस थानों की स्थापना व नए पुलिस विभाग की स्थापना करने का श्रेय भी इसी को दिया जाता है। तो अब ये देखो जनरली इसका देखो क्या होगा, हम इसे शॉर्ट समराइज करते हैं। कोर्नावालिस का जो कोड है उसमें क्या है, सबसे पहला सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब किस किसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स हो रहा है, कलेक्टर, सिविल जज, इसका ये न्यू पोस्ट है, ठीक है। दूसरा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जो पुलिस स्टेशन होते हैं इसका भी निर्माण ये कर रहा है। तीसरा कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज, इसका भी निर्माण ये कर रहा था। मूलतः जो चेंजेस हैं इसने किए। इसके अलावा इसके जो चेंजेस हैं, एक चेंजेस इसका हमने ऊपर देख लिया है, इसने ये 4 सर्किट कोर्ट्स की स्थापना कर रहा है, तो सी से सर्किट और सी से कोर्नावालिस, 4 सर्किट कोर्ट्स की स्थापना इसने करी है। क्लियर, मेंस में अब जब भी आएगा कि कोर्नावालिस का योगदान, तो तुरंत उठा के जुडिशरी में 4 सर्किट कोर्ट्स लिख दिए ना, और कोर्नावालिस कोड लिख दिए ना, हो गया काम अपना। आगे देखते हैं, कॉर्नवालिस ने अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, किंतु यॉर्कटाउन का युद्ध 1781 में हुआ, बताया था। जॉर्ज वाशिंगटन के सामने इसने हथियार डाल दिए थे। कॉर्नवालिस 1805 में दूसरी बार गवर्नर जनरल भी बना था। देखो एक बार इसका जो कार्यकाल होगा वो 1700 कितने तक है, 1785 86 से लेकर 1794 तक, और दूसरी बार ये आएगा 1805 में। तो ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की, किसी वर्ष दोबारा से आया 1805 में, लेकिन आने के कुछ महीने के अंदर अंदर ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, गाजीपुर में इसकी समाधि बनी हुई है। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला एकमात्र व्यक्ति था। इससे पहले क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर बना था, ना कि गवर्नर जनरल। तो अब ये पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल 2 बार कौन बना, तो आप आंसर बोलोगे कौन, कॉर्नवालिस। जबकि क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर था। तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये बंगाल हो गया, 2 बार गवर्नर, और ये है 2 बार गवर्नर जनरल। तो 2 बार जो गवर्नर बन रहा है, ये बन रहा है आपका क्लाइव, सॉरी ये कॉर्नवालिस, और ये बन रहा है 2 बार गवर्नर, सॉरी सॉरी 2 बार गवर्नर बनेगा क्लाइव, और ये बनेगा कॉर्नवालिस। तो दिस, ओके, तो ये चीज हमारे क्लियर हो जाती है। अब आगे हम बात करते हैं सर जॉन सोर की। सर जॉन सोर का कार्यकाल है 1793 से 1798 ईस्वी। हैदराबाद में हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, नॉन इंटरवेंशन, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन स्टार्ट करी है किसने, आपका सर जॉन सोर ने। तो याद कैसे करेंगे कि भाई आप किसी में इंटरवेंशन नहीं कर रहे, तो इस चीज का शोर नहीं मचाना है। सर जॉन सोर कहने का मतलब ये है कि अब ये किसी के राज हड़पने की बात नहीं कर रहे कि हम किसी के राज्यों में इंटरवेंशन नहीं करेंगे। 1793 का चार्टर एक्ट भी पारित हुआ। इसके अलावा मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, अपने संरक्षण में भी इसको ले लिया गया। मराठाओं ने निजाम जो खुर्दा का युद्ध हुआ था, खुर्दा या खारदा का युद्ध 1795 में, किन किन के मध्य, मराठाओं और निजाम के मध्य में, फेमस युद्ध है। अवध के उत्तराधिकारी के मामले में 1796 में हस्तक्षेप किया। देखो जॉन सोर ने जनरली हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, लेकिन एक अपवाद था। एक अपवाद क्या था, इसने अवध के उत्तराधिकारी का जो मामला था 1797, उसमें इसने हस्तक्षेप किया था। उर्दू, फारसी, अरबी, लैटिन व ग्रीक भाषाओं का जानकार कौन था, आपका सर जॉनपुर। इसके बाद जॉनपुर 1793 से 98 तक कार्यकाल था। अब नया जो कार्यकाल आएगा वो आएगा लॉर्ड बेलिजी 1798 से 1805 तक। बेलिजी को कंपनी का अकबर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने कंपनी का विस्तार किया था, बहुत सारे एरियाज को जीता था, लंबे समय तक इसे शासन कर रहा है। बेलिजी के खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था। तो महाभियोग किस किस के खिलाफ लाया गया है, आप ये बताइए। एक महाभियोग लाया गया है बेरेन के खिलाफ। तो जो बेलिजी और बेरेन, तो महाभियोग वाले जो भी हैं वावा वाले, बेलिजी और बेरेन है ना, बेरेन हेस्टिंग्स दोनों के खिलाफ। बेलिजी स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। बा से बंगाल का शेर, बा से बेलिजी। सहायक संधि स्टार्ट करी थी। सहायक संधि का जो क्रम है वो हमें याद है कैसे, हाय माय तनु, अब पेश करो, अब पेश करो सिंधिया का गायन, यानी कि गायक बाड़। ठीक है, तो ये एक क्रम है, ये एक निमोनिक्स है।
हाय से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, ये क्रम है जिन्होंने सहायक संधियों को स्वीकार किया था। चतुर्थ बेंगोल ऐसे युद्ध हुआ 1799 में, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर को मिला लिया जाता है अंग्रेजी हुकूमत में। द्वितीय एंगल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 5। लोक सेवकों का प्रशिक्षण के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी गई थी। हालांकि फोर्ट विलियम कॉलेज बाद में 1802 में बंद कर दिया गया था। उसका आधार ये था कि ब्रिटिश को ये लगने लगा था कि जो सिविल सर्वेंट्स इंडिया में ट्रेंड होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो वफादारी है वो भारत के प्रति हो जाए और अंग्रेजी राज के प्रति खत्म हो जाए। इस वजह से ठीक 2 साल के अंदर अंदर ये विद्यालय, फोर्ट विलियम जो कॉलेज था, उसको बंद कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो किसने सॉरी, इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? हेनरी टी कोलब्रुक। टी कोलब्रुक के बारे में अगर बात करेंगे तो हेनरी टी कोलब्रुक ये वही इंसान है जो कि ओरिएंटल सॉरी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज था ना, देसी भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके ये समर्थक थे। इसी वजह से ब्रिटिशर्स को और ज्यादा डाउट हो रहा था कि ये इंडिया में यही इस प्रकार की चीजें ही पढ़ाएंगे। 1801 में बेलजी ने मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन कब किया गया है, तो आंसर विल बी 1801 में। ठीक है। अच्छा, अब 1802 में अधिनियम द्वारा बाल हत्या पर पाबंदी, ये भी हमने पढ़ा था। बा से बाल हत्या, बा से बेलजी के टाइम पे, कब? 1802 में। और किस अधिनियम के द्वारा? अधिनियम 4 के द्वारा। बेलजी को ईसाई मिशनरियों का विध्वंसक कहा जाता है, तो बेलजी है विध्वंसक, बा से बेलजी, बा से विध्वंसक। और क्यों? क्योंकि इसने जो, आप कह सकते हैं, जो सेरमपुर मिशनरी एक्टिविटी हो रही थी 1800 सॉरी पहले से, तो उसने मार्स कैरी और जो वार्ड थे, विलियम वार्ड, अब्बा कैरी और जो मार्स थे, इन तीनों को कलकत्ता से बाहर निकाल लिया था। बाद में इन्होंने अपना जो एस्टेब्लिश बनाया, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बनाया? सीरमपुर में जाके। राइट। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद एक लॉर्ड कॉर्ना सॉरी ये वेरन लॉर्ड बेलजी के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोबारा से 1805 में बुलाया तो गया, लेकिन कुछ ही महीनों में इनकी मृत्यु हो जाती है और गाजीपुर में इनका मकबरा बना हुआ है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर जॉर्ज बार्लो की बात करें तो 1805 से 7 तक सबसे इंपॉर्टेंट है। बार्लो के टाइम पे 1806 का वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, इसी इसको भी एक वाइट रिवोल्ट कहा जाता है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हुआ ये था कि उस समय मद्रास का जो गवर्नर हुआ करता था वो था विलियम बेंटिक। याद रखिए, विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले मद्रास का भी गवर्नर था। इसने क्या किया? इसने एक आदेश निकाल दिया कि पगड़ी व तिलक आप कोई भी नहीं लगाएगा जो भी सेना में रहेगा। इसी चीज का विरोध किया है इन्होंने, और इसी को कहा जाता है वेल्लोर म्यूटनी। ठीक है। अब बात यह है कि पगड़ी व तिलक का जो आदेश है, मनाही करने का आदेश, वो किसने निकाला था? जॉर्ज बार्लो ने ही विलियम बेंटिक ने। द आंसर इज विलियम बेंटिक। क्यों? क्योंकि जॉर्ज बार्लो भले ही गवर्नर जनरल था, लेकिन अस्थायी गवर्नर जनरल था, इस वजह से इसने आदेश पारित नहीं किया था। तो दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन कि बेलूर में सिपाही विद्रोह का कार्यकाल 1806 समय किस समय हुआ? किसके समय में? जॉर्ज बार्लो के समय पे। पूछता है कि पगड़ी और तिलक की मनाही करने वाला व्यक्ति कौन है? विलियम बेंटिक है। ये एक स्टेटमेंट दिया कि विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल बनने से पहले मद्रास के गवर्नर था। द आंसर इज यस। तो ये 5 चीजें याद रखनी है, क्योंकि जॉर्ज बार्लो ये चीज हो गई है। अब आता है 1805 से 7, और 7 से लेकर 13 लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो द्वितीय भी आएगा। तो लॉर्ड मिंटो जो द्वितीय रहेगा, ये इसका पुत्र रहेगा। पुत्र का मतलब है नाती, यानी कि ग्रैंड सन। याद रखिएगा, नाती रहेगा, ना कि इसका सन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत आने से पूर्व वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष हुआ करता था। तो मिंटो क्या करता था? मिनटों में कंट्रोल करता था ट्रेड को, ऐसे याद रखेंगे। 9 में पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में हुई है, तो अमृतसर की संधि इसी यही करेगा। 1813 का चार्टर इसके टाइम पे आएगा। इसके अलावा 1809 में फारस के जो साथ है, फारस यानी कि ईरान, और अफगानिस्तान का जो शासक था शाहसुजा, इसके साथ में भी इसने संधि करी है 1809 में, जब अमृतसर की संधि हुई थी उसी के समय। मिंटो ने मेलकम को भेजकर पर्सिया के साथ संधि करी है। तो पर्सिया किसका प्राचीन नाम? किसका? ईरान का नाम है ना। ईरान से के साथ संधि करने वाला कौन है? मेलकम, याद रखिएगा। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से लेकर 1823 तक की बात करेंगे। तो सुरक्षित घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ अलगाव यानी कि सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की नीति अपनाने वाला कौन है? हेस्टिंग्स है, वेरेन हेस्टिंग्स। सबसे बड़ी बात है, ये एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने राजपूतों की शक्तियों के इंपॉर्टेंस को जाना और उनके साथ में अलायंस भी किए, संधियां करी और ट्रीटीज भी साइन करी। इसके अलावा बात करें, प्रथम एंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ। इसके अलावा संगोला की संधि 1816 में, इसी के समय में। तृतीय एंगल मराठा युद्ध 1817-18 में, तो इसी के समय में क्या होगा? मराठाओं को कब्जे में ले लिया जाएगा, पूरा उनका राज्य विलय कर लिया जाएगा। बंगाल का देखो, बा से बंगाल, बा से 22 में बंगाल टीनेंसी एक्ट आया था। ट्रेनेंसी नहीं है, टीनेंसी एक्ट। टीनेंसी का मतलब होता है काश्तकारी, टीनेंट होता है ना।
कलेक्टरों को पुनः न्यायिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। कलेक्टरों के अधिकार, न्यायिक अधिकार किसने खत्म कर दिए थे? कॉर्नवालिस ने खत्म कर दिए थे। लेकिन इनको दोबारा से कौन देगा? हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स क्या कह रहा है? ऐसे याद रखेंगे कि हमने जल्दी में इनको अधिकार दे दिए, हेस्टिंग्स में जल्दबाजी में दोबारा से इनको अधिकार दे दिए। कॉर्नवालिस की विधि संहिता में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया। तो अब सीधी सी बात है, तो अगर उसने कलेक्टर्स को दोबारा से जुडिशियल राइट्स दिए हैं, तो ये तो कॉर्नवालिस की जो विधि संस्था थी उसी में सुधार करके दिए होंगे। ये भी बात सही है। अगर हम बात करें ये पॉलिसीज की, तो जो मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी है, ठीक है, ये स्टार्ट हुई है किसके? जॉन लॉरेंस। अब देखो इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ये स्टार्ट तो करी है एलन ब्रू ने। एक और पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, जरा ये देख लो, नॉन इंटरवेंशन, ये किसने करी है? जॉन सूर ने। देखो, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन जॉन सूर की है। मास्टरली इनएक्टिविटी की जो पॉलिसी है, ये जनरली शुरुआत तो करी है एलन ब्रू ने, लेकिन अफगानिस्तान में इस पॉलिसी को यूज किया है जॉन लॉरेंस ने। फॉरवर्ड पॉलिसी को इस्तेमाल किया है लिटन ने, ठीक है। और फॉरवर्ड पॉलिसी एक लिटन ने, लेकिन इसको स्टार्ट किया था ऑकलैंड ने, ये भी याद रखिएगा, ऑकलैंड के द्वारा, है ना। और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी माना जाता है किसकी है? कर्जन की है, क्योंकि बंगाल विभाजन किया था। और सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की जो पॉलिसी है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 23 के बीच में इसका कार्यकाल था। जॉन एडम्स की बात करेंगे, 1823 में जॉन एडम्स को जनरली समाचार पत्रों पर रोक के लिए जाना जाता है। और बात ये थी कि इसने 1823 का ये जो लाइसेंसिंग एक्ट आया था ना, 1823 का लाइसेंसिंग एक्ट, इसके अनुसार श्री बर्किंघम के विरुद्ध कार्रवाई करके उनको वापस विदेश भेज दिया था इंडिया के। ये जो बर्किंघम थे, ये फ्री प्रेस के समर्थक थे इंडिया में बहुत ज्यादा। और आपको याद होगा कि 1822 का मिरातुल अखबार जो स्टार्ट हुआ था, मिरातुल अखबार, और 1821 में संवाद कौमुदी स्टार्ट हुआ था। अब 1821 में स्टार्ट हुआ, 1822 में मिरातुल, और 1823 में इसका ये लाइसेंसिंग एक्ट आ गया। तो इसी के हिसाब से ठीक एक साल के बाद ये मिरातुल अखबार बंद कर दिया गया था राजा राम मोहन राय का। अब याद रखना, मुझे इतना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, या तो संवाद कौमुदी बंद ही हुआ था या मिरातुल अखबार, ठीक है, एक देख लेना, लेकिन ये इसी लाइसेंस में एक्ट में हुआ था। भाई गलत पढ़ाने से बेहतर है, अगर मुझे भी रिकॉल ढंग से नहीं हो पा रहा तो क्लियरली बोलना होता है। लॉर्ड एमस्ट, एमस्ट की बात करेंगे 1823 से 28 तक। प्रथम बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 में। और बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह भी कब हुआ? 1824 में, ठीक है। ये बैरकपुर का विद्रोह 24 में, और भरतपुर विजय 1826 में। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे पहले हमने क्या देखा था? लॉर्ड विलियम जो बेंटिक था, ये पहले क्या था? एक्स मद्रास का गवर्नर हुआ करता था, जिसने पगड़ी और तिलक पर मनाही कर दी थी। पगड़ी पहनना और तिलक लगाना, इन दोनों चीजों की इसने मना कर दिया था। बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, ये तो हमें सबको पता है, क्योंकि 1833 में क्या हुआ था, जो एक्ट आया था उसके अनुसार अब तक जो बंगाल का गवर्नर होता था, और उसको बंग, अब तक बंगाल का जो बंगाल गवर्नर जनरल होता था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ठीक है। तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी रहेगा। 17 में 7 से 17, 7 से सती एक्ट को नंबर 17 से सती प्रथा पर रोक। अब इसकी तारीख याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 4 दिसंबर 1819। अब सिर्फ देखो, यूपीपीसीएस के एग्जाम में सिर्फ अब समय याद करके काम नहीं चलेगा, अब आपको तारीख याद करनी पड़ेगी। ये क्या होगी? 4 दिसंबर 1829। इसके बाद ठगी प्रथा भी कर्नल सलीमान की मदद से इसने खत्म कर दिया। उसकी जो अध्यक्ष बना था उस कमेटी का, वो कर्नल सलीमान था। इसके अलावा कन्या वध का भी इसने औद्योगिक विद्या, अच्छा दूसरी बात ये कि ठगों को जब उसने हटा दिया वहां से, उनका काम छुड़वा दिया गया, तो उनको ट्रेन किया गया। जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय ओपन किया गया था। कहाँ पे? जबलपुर में, याद रखिएगा, जबलपुर में ठगों के लिए। जबलपुर हाईकोर्ट है कहाँ का? एमपी का। साथ में कन्या वध का निषेध कर दिया। एक तो हमें याद है कि वेलेजी ने क्या किया था, वेलेजी, लॉर्ड वेलेजी ने, ठीक है ना। एक तो ये जो वध पर निषेध कर दिया था वेलेजी ने इन्फेंटिसाइड पे 1802 में, एक तो। और यहाँ पर कन्या वध, कन्या वध का मतलब है जो बच्चियां होती हैं उन पर रोक लगाने का कौन काम है? बेंटिक ने। कन्या बेंटिक नाना आ रहा है। सरकारी सेवाओं में धर्म, जाति, रंग व जन्म स्थान के आधार पर में भेदपूर्ण नीति समाप्त करने की भी घोषणा किसने करी है? विलियम बेंटिक ने। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो नीतियां अपना रहे हैं, कि जैसे पगड़ी नहीं पहनना, ये इन सब का विभेदीकरण, तो भारतीयों को ये लग रहा था कि हमारे जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि जो सामाजिक हमारे मुद्दे हैं, इनमें जो ब्रिटिशर्स हैं
ये क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। यही मानना था लॉर्ड तिलक का, जो बाल गंगाधर तिलक भी थे। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी, राइट। 1845 में लॉर्ड मैकाले की सत्ता में पहला बेरी आयोग यानी कि लॉ कमीशन गठित किया, राइट। इसके अलावा 1833 में ही एंग्ल प्राच्य जो शिक्षा विवाद चल रहा था, एंग्लो और वर्नाकुलर जो शिक्षा में कि किस माध्यम में शिक्षा दिया जाए, उसका हेड जो बना था, जो कमेटी बनी थी, वो भी किसकी अध्यक्षता में, मैकाले। तो मैकाले शिक्षा समिति का भी अध्यक्ष बना था और जो विधि आयोग था उसका भी अध्यक्ष बना था। बेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है, क्योंकि आपने देखोगे मिनट 1835 का जो मैकाले मिनट यहीं पर लागू हुआ था और यहाँ पर कौन सा इंग्लिश को मीडियम बना दिया गया था शिक्षा का। अदालतों में फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी गई। तो सीधी सी बात है, जब भी आए कि अंग्रेजी भाषा अप्लाई किसने किया है, तो विलियम बेंटिक ने। चाहे वो शिक्षा की बात करेंगे हम और चाहे बात करेंगे अदालतों में, तो अदालतों में फारसी भाषा को समाप्त कर दिया जाता है। वेट, ओके। अब बात करते हैं, आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी व आगरा को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। देखो अब इस तरह का समझो आप, ये मान लेते हैं कि ये था उस समय, ये पार्ट है। अब ये तो है, ये बंगाल का रीजन, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा मान लिया। ये थोड़ा सा आओगे, ये यहाँ पर अवध हो जाएगा, और अवध से जब आप क्रॉस करोगे यहाँ पे कहीं पर ये आगरा का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये की थी कि ये वाला जो एरिया था, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा विशाल एरिया बन गया था, है ना। बंगाल प्रेसिडेंसी, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी 1801 में बनी, और शुरुआत से ये बंगाल के रीजन में तो कब्जा किया ही थे, तो उन्होंने आगरा को एक अलग से प्रेसिडेंसी बना दी। कब, 1834 में। अब ये जो प्रेसिडेंसी है 1834 से 1836 तक चली है प्रेसिडेंसी, याद रखिएगा। आगरा की प्रेसिडेंसी कब, 1834 में बनाई गई थी, 1833 के चार्टर एक्ट आया था, उसी के अनुसार बनाया गया था। अब ये अच्छा, आगरा प्रेसिडेंसी कब से कब तक रही है, 1833 से रही है 1836, सॉरी 1834 में बनी, 1836 तक रही। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने ये वाले एरिया जो थे, ये भी कब्जा लिए थे। तो अब उन्हें ये लगा कि अब आगरा से, सिर्फ इस रीजन से अब ये कंट्रोल, ये वाले एरियाज हो नहीं पा रहे हैं। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया है कि इन सारे रीजन्स को मिलाकर, इन्होंने इन सारे रीजन्स को मिलाकर एक नाम दे दिया इसको, NW, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। और ये नाम उन्होंने कौन से एक्ट से दिया, NWP एक्ट आया था 1935 में, 1835 का। तो NWP प्रोविंसेस जो बन रहा है वो 1836 में बन रहा है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब, अब जरा समझो, आगरा प्रेसिडेंसी बना 1834 में, कब तक चला, 1836 में। 1836 में आगरा को प्रेसिडेंसी हटा के इस पूरे एरिया को नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रोविंस कहा जाने लग गया, कब, 1836 में। और ये कब कहा जाता था, 1835 एक्ट के अनुसार। अब दो चीजें आपको याद रखनी है कि आगरा का गठन 1833 के एक्ट के अनुसार हुआ था, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है, इसका गठन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एक्ट 1835 के अनुसार हुआ था, ना कि 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार। अब जो आगरा की प्रेसिडेंसी हुई थी, आगरा की जो देखो, जो भी प्रेसिडेंसी होती थी ना, उनमें कोई एक गवर्नर नियुक्त होता था। तो पहला गवर्नर था सीटी मेटका, और जो भी ये प्रोविंसेस बन जाती थी उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त होता था। जैसे पंजाब में नियुक्त हुआ था कौन, हेनरी। तो याद रखिएगा, तो आगरा का पहला गवर्नर कौन था, सीटी मेटकाप था। चलिए अच्छा, अब आप ये देखते हैं, जो अभी उत्तर प्रदेश का जो अभी देखेंगे, प्रयागराज में जो सॉरी, जो हाई कोर्ट है ना, ये शुरुआत में आगरा में इस्टेब्लिश किया गया था, बाद में इसको ट्रांसफर करके हम कहाँ पे, इलाहाबाद लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, ये भी देख लिया हमने। डिविजनल का जो अच्छा, ज्यूरी प्रथा की बंगाल में शुरुआत कब हुई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यूरी प्रथा की बंगाल में शुरुआत कब हुई है, ये 1832 में। तो याद रखा कि ज्यूरी प्रथा से न्याय मांगने वाले व्यक्ति सबसे पहले कौन थे, ये थे आपके राजा राम मोहन राय। उनके 10 साल के बाद, कह सकते हैं 9 साल के बाद, ये बंगाल में स्टार्ट हुई, जब उन्होंने मांगा था 1823 में। डिविजनल कमिश्नरों यानी कि मंडल आयुक्त की भी नियुक्ति कौन कर रहा है, आप देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, मंडल आयुक्त यानी कि कमिश्नरेट। 1831 में मैसूर को इसने कब्जे में विलय किया। 1834 में कुर्ग को और कछार रियासतों का भी इसने विलय किया। तो 31 में मैसूर, अब देखो 31 में जो मैसूर होगा, इसका बाद में ठीक 50 साल के बाद यानी कि 1881 में जब रिपन आएगा, तो रिपन वापस से मैसूर उनके शासकों को वापस कर देगा। तो 31 में बेंटिक ने क्या किया, विलय किया, और 50 साल के बाद 1881 में रिपन ने वापस कर दिया। 1834 में कुर्ग तथा कछार रियासतों का भी विलय कर लिया गया।
मालवा की अफीम को मुंबई से निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करने भी किसी ने, अब लाइसेंस तौर पे अफीम ओपीएम सेल हो रही थी, कहाँ से सेल होती थी, मुंबई से, उगाई कहाँ पे जाती थी, मालवा में। अब ये देख लो, ये मालवा का क्षेत्र है आप देखोगे, और ये आपका मुंबई बंदरगाह है, तो यहाँ पर तो क्लियरली मेंशन हो जाता है ये चीज, यहीं के पास से ही हुई होगी। मालवा की अफीम को मुंबई, हाँ, अदालती भाषा के रूप में फारसी को हटा दिया व भारतीय भाषाओं के प्रयोग की भी आज्ञा दी। दो भाषाएं काम करेंगी, एक तो इंग्लिश या वर्निकुलर, फारसी भाषा खत्म हो जाती है। बेंटिक ने कर्नल पोंटिकार को सिंध के अमीरों के साथ व्यापारिक संधि करने के लिए भेजा। तो सिंध में किस व्यक्ति को भेजा था डील करने के लिए, याद रखना है नाम, कर्नल पोंटिकार। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह से बेंटिक किस नाम पर, किस जगह पर मिला था, रोपड़ नाम के स्थान पर, और कब मिला था, 1831 में। तो 1831 की दो घटनाएं इंपॉर्टेंट है, एक तो 1831 में मैसूर का विलय, और 1831 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ में इसका मिलाप। बेंटिक ने फ्रांस क्रांति और नेपोलियन युद्धों में भाग भी लिया था। अब याद रखिएगा, देखो यहीं पर बता रहा हूं आपको, जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस ने भाग लिया था अमेरिकन रेवोल्यूशन में। लेकिन आप देखोगे ये जो नेपोलियन युद्ध है, और जो फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, उसके बाद से अस्थाई पैदा हो गया वहां पे। 1792 से 1804 तक में जो नेपोलियन युद्ध चली, इनमें भाग लेने वाला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और एक कट्टर विहिग उदारवादी था। विहिग वहां की एक विचारधारा लिबरल था। बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया था। ठीक है, तो आज ये वाला वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो है वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में। चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और क्या मैं अपनी टीचिंग प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट अगर कर सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।